हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन हब में सबका स्वागत करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत जम के कर रहे होंगे। तो यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक हम कवर कर रहे हैं। एसएससी के करीब 11,000 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको बहुत ही डिटेल तरीके से डिस्कस किया गया है एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सिर्फ ये एसएससी के एग्ज़ाम के लिए ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, बार बार मैं बोलता हूँ कि इतने क्वेश्चंस को जब आप करके जाते हो, साथ में उनका एक्सप्लेनेशन भी देख के आते हो, तो आपका तैयारी कंप्लीट होता है। और जब भी आपकी तैयारी क्वेश्चंस के थ्रू होती है तो आप डेफिनेटली आप उसको ज़्यादा समय के लिए और परसेंटेज टर्म में जो है ज़्यादा रिटेन कर पाते हो। दिस इज़ प्रूवन फैक्ट। तो इसलिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक का हमने ऑलरेडी हिस्ट्री कवर कर रखा है, हमने इस बुक की पॉलिटी कवर कर रखी है, ज्योग्राफी की भी एक वीडियो हमने कवर की हुई है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से, अगले टॉपिक से, जो कि होने वाला है अर्थ। अर्थ जो टॉपिक है 246 पेज नंबर पे होगा, 245 या 46 पे। तो सीधा चलते हैं अपने टारगेट पेज पे और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, इससे पहले बता दूं कि चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो बहुत सारे कंटेंट हैं जिसे आप मिस कर दोगे। दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आप अभी सब्सक्राइब करो। फ्यूचर में भी जो हम नए वीडियोस लाते रहेंगे उसको भी आप पाओगे अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लोगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बिकॉज आई एम गोइंग टू बी विथ यू, टुगेदर विथ यू, बहुत लंबे समय के लिए बहुत ही ज़्यादा कंटेंट प्लान कर रखा है। तो दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थ, अर्थ में भी पहला टॉपिक है ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो जो ये अर्थ की ओरिजिन है दोस्तों, वो मानी जाती है कि बिग बैंग थ्योरी से हुई है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। उसके बाद अर्थ पे आएंगे। तो बिग बैंग थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है? तो बिग बैंग थ्योरी जो है ये अर्थ का ही नहीं, अर्थ तो यूनिवर्स में एक मतलब नगण्य चीज़ है। इतनी बड़ी अर्थ जो है यूनिवर्स में देखा जाए तो बिल्कुल नगण्य है, कुछ भी नहीं है। तो ये ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को बताता है बिग बैंग थ्योरी। सो अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी, द एक्सपेंशन ऑफ द observable universe began with the explosion of a single particle at a definite point in time. जॉर्जेस लिमिटेड 1894 से लेकर 1966 तक इनका पीरियड रहा। बेल्जियन कॉस्मोलॉजिस्ट थे, कैथोलिक प्रिस्ट भी थे, फादर ऑफ बिग बैंग थ्योरी भी इनको माना जाता है, जॉर्जेस लिमिटेड। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा समझाया है। एक बैलून लिया बिना फुलाए हुए, उस पे जो है डॉट्स बना दिए। एक्सपेंशन जो है ना यूनिवर्स का समझाने के लिए। पहले तो समझो कि बिग बैंग थ्योरी क्या हुई, एक पार्टिकल था वो ब्रस्ट हुआ, ठीक है, ब्रस्ट हुआ, उसके बाद ये फैल रहा है। तो फैलने वाले को ऐसे समझाया कि एक बैलून ले लिया बिना फुलाए, उस पर 2-3 डॉट्स बना लिए, उसके बाद उसको फुलाया तो ये जो है ना जैसे जैसे बढ़ता गया तो ये जो डॉट्स का जो है डेफिनेटली डिस्टेंस बढ़ता गया। कुछ इस तरीके से जो है ये एक्सपेंशन हो रहा है बिग बैंग थ्योरी में हमारा यूनिवर्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ दैट इज मेड ऑफ द प्लेट्स विच फिट टुगेदर लाइक जिग्सॉ पजल। तो बहुत ही सिंपल है, ये लिथोस्फेयर। हमारा जो लिथोस्फेयर है, जो ऊपरी परत जिसमें क्रस्ट और कुछ और पार्ट आता है धरती का, ठीक है, उसे लिथोस्फेयर कहते हैं। जहाँ पे लिथोस्फेयर पूरा लैंड आपको दिखता है, पहाड़ दिखता है, और कुछ पार्ट नीचे तक भी जो है लिथोस्फेयर होता है। लिथोस्फेयर जो है ना, हमारे धरती जो है वो प्लेट की तरह से बटी हुई है। लिथोस्फेयर जो है प्लेट की तरीके से बटा हुआ है और ये मूव करता रहता है। 7 मेजर प्लेट्स हैं और कुछ माइनर प्लेट्स हैं। तो सही आंसर होगा लिथोस्फेयर। द लिथोस्फेयर इज द आउटर सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ दैट इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारे अर्थ को अगर देखोगे तो सबसे ऊपरी लेयर जो होता है क्रस्ट होता है, उसके बाद मेंटल आता है, फिर कोर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से बांटा गया। द थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स प्रपोजेस दैट द लिथोस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू सीरीज ऑफ प्लेट्स
that fits together like the pieces of jigsaw puzzle. These plates are mobile, ये मूव करते रहते हैं. Moving in constant, आपको पता नहीं चलेगा बट मूव कर रहे हैं. स्लो मोशन मेजर्ड इन रेट्स ऑफ सेंटीमीटर्स पर ईयर. एक साल में एक आधा सेंटीमीटर मिलीमीटर ये मूव करते हैं. The movements of the plates over millions of years resulted in the opening and closure of the oceans and the formation and disassembly of the continents. It is significant that most earthquakes are caused by large-scale movements of the Earth's lithospheric plates and occurs at the boundaries between the plates. इन प्लेट्स की जो बाउंड्रीज है, ऐसे जो दो प्लेट हो गए तो इनकी बाउंड्रीज, अगर ये दो प्लेट एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं तो इसे कहते हैं अगर दो प्लेट एक दूसरे के करीब आते हैं तो सबमर्ज होते हैं. और ठीक है, तो इस तरीके से जो है इनकी लैटरल इस तरीके की क्लोज आने की भी मूवमेंट होती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है इस तरीके से. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर टेक्टोनिक प्लेट. मेजर टेक्टोनिक प्लेट इसमें से जो है 7 मैंने बताया था कि मीडियम साइज की प्लेट्स हैं जो मेजर प्लेट में आती हैं. तो इसमें जो पैसिफिक प्लेट है वो मेजर प्लेट है और बाकी ये तीनों माइनर प्लेट्स हैं, जिसमें कोकोज प्लेट आता है, अरेबियन प्लेट है, नाजका प्लेट, ये तीनों माइनर है. पैसिफिक प्लेट जो है मेजर प्लेट है. So the theory of plate tectonics was formulated in the year 1960. According to the theory, Earth has a rigid outer layer known as lithosphere, which is typically about 100 km thick and overlies a plate layer called a asthenosphere. The lithosphere is broken up into 7 very large continental and ocean-sized plates, 6 or 7 medium-sized plates and several small ones. There are 7 major plates. These are Pacific plate, North American plate, Eurasian plate, African plate, Antarctic plate, Indo-Australian plate और South American plate. ये 7 जो है मेजर प्लेट्स हैं. Pacific plate, North American plate, Eurasian plate, African plate, Antarctic plate, Indo-Australia plate and South America plate. अगला देखिए. The theory of plate tectonics proposes that the Earth's lithosphere is divided into dash major plates. तो करेक्ट आंसर होगा ये 7 मेजर प्लेट्स में बटी हुई हैं. The tectonic plate dash is located between the Philippine and Indian plate. That is north of New Guinea. तो करेक्ट आंसर होगा कैरोलिन प्लेट. एक माइनर प्लेट है ये. तो कैरोलिन प्लेट जो है इट इज़ मूविंग रिलेटिव टू द पैसिफिक प्लेट ऑन इट्स नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न बाउंड्रीज, द फिलिपिन प्लेट ऑन इट्स वेस्टर्न मार्जिन एंड द इंडियन एंड स्मॉलर प्लेट्स अलोंग इट्स साउदर्न साइड इन न्यू गिनिया एंड बिस्मार्क सी एरिया. अगला सवाल देखिए. द टेक्टोनिक प्लेट डैश इज लोकेटेड बिटवीन द साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट. ये भी एक छोटा सा प्लेट है. इसका नाम है नाजका प्लेट. तो देखिए नाजका प्लेट जो है ये साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक ओशियन के मिडिल ऑफ द प्लेट में है. कोको प्लेट जो है इंटरमीडिएट अमेरिका और पैसिफिक सेंटर ऑफ ओशियन प्लेट के बीच में है. फूजी प्लेट जो है नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पे है. कैरोलिन प्लेट नॉर्थ ऑफ न्यू गिनिया बिटवीन फिलिपिन एंड इंडियन प्लेट के बीच में है कैरोलिन प्लेट. ये सभी माइनर प्लेट थे. अगला सवाल देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. गोंडवाना लैंड का पार्ट यूरोप नहीं था. देखिए अगर बात करें नियरली 200 मिलियन साल पहले तो पेंजिया जो था, जो कि पूरा लैंड मास का पार्ट था, पूरा लैंड मास एक ही जगह था जिसे हम कहते थे पेंजिया. तो 200 मिलियन ईयर्स अगो ये पेंजिया टूटा और ये एक पार्ट जो टूटा ऊपर वाला उसे ल्यूरेशिया कहा गया, लॉरेशिया. ठीक है. दूसरा पार्ट जो टूटा उसे गोंडवाना लैंड बोला गया. फर्दर दीज टू ब्रोक आउट टू फॉर्म अदर कॉन्टिनेंट्स. जैसे गोंडवाना लैंड से बना है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया. ये सब
गोंडवाना लैंड से बने। तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि इंडिया भी गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था। वही अगर लॉरेशिया से देखें तो यूरेशिया निकला है, नॉर्थ अमेरिका निकला है और ग्रीनलैंड निकला है। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है प्लेट्स जो है इवॉल्व हुए हैं। अगला सवाल देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड ए सिंगल कॉन्टिनेंट मास नेम्ड, इसे बोला गया पैंजिया। 200 मिलियन साल पहले ये टूटा है, गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया में बटा है। फर्दर गोंडवाना लैंड से इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और तमाम जो है अफ्रीका, इस तरीके के जो है डिवीजन हुए हैं। सो पेंजिया ऑल्सो स्पेल्ड पेंजिया, पेंजिया पेंजिया एक ही बात है। इन अर्ली जियोलॉजिक टाइम सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था दैट इनकॉर्पोरेटेड ऑलमोस्ट ऑल द लैंड मासेस ऑन द अर्थ। अल्फ्रेड वेगनर ने एक थियरी दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की। अल्फ्रेड वेगनर proposed that the continents were one united into a single supercontinent named Pangaea, meaning all the earth in ancient Greek. Pangaea was surrounded by global ocean called Panthalassa. पूरा जो लैंड मास सराउंडेड था ओशियन से, एक ही जगह था, ठीक है, लैंड मास, और पूरा जो ओशियन था इसका नाम रख दिया गया था पैंथालासा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट was the theory that explained in 1912 by अल्फ्रेड वेगनर, एक जर्मन थे ये। अगला क्वेश्चन देखिए, हु प्रपोज्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, आंसर होगा अल्फ्रेड वेगनर, आंसर होगा ए। अगला सवाल देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड ए सिंगल कॉन्टिनेंटल मास सराउंडेड बाई ए मेगा ओशियन नेम्ड पैंथालासा। इसका नाम है पैंथालासा। जो कंप्लीट लैंड मास था उसका नाम था पैंजिया, और जिससे वो सराउंडेड था जो ओशियन, उसका नाम था पैंथालासा। हु पुट फॉरवर्ड द थियरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इन 1912? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी जो दी थी, ये दी थी अल्फ्रेड वेगनर साहब ने। अगला सवाल देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि एक प्लेट की तरीके से बांट दो, एक प्लेट की तरीके से जो रखो, और प्लेट जो है मान लो प्लेट को गिरा दो और प्लेट टूट जाए इस तरीके से, और सबको एक साथ जोड़ दो, तो इस तरीके से जो हमारा क्रस्ट है और कुछ अपर पार्ट ऑफ मेंटल है जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, वो डिवाइडेड है। ये प्लेट्स टाइप के डिवाइडेड है और प्लेट मूव करते रहते हैं। सो क्या सही नहीं है पूछा गया है, तो यूरेशियन प्लेट इज लार्जली एन ओशियानिक प्लेट, ये गलत है, यही सही नहीं है, तो आंसर होगा ए। क्योंकि देख लीजिए एक्सप्लेनेशन में कि भाई प्लेट टेक्टोनिक जो थियरी है दैट अर्थ्स आउटर सेल इज डिवाइडेड इनटू सेवरल प्लेट्स दैट ग्लाइड ओवर द मेंटल, द रॉकी इनर लेयर अबव द कोर, इसे ये सब जो चीज़ है ये सब ग्लाइड करता है ओवर मेंटल। मेंटल क्या होता है? हॉट मोल्टेन मैग्मा। हमारे धरती के अंदर पहला लेयर जो है, लेयर्स में बांट दो, पहला लेयर जो है ये वाला लेयर है क्रस्ट, इसके नीचे है फिर मेंटल, ये वाला मेंटल है जो कि हॉट मोल्टेन मैग्मा से बना है, फिर कोर आ जाता है। तो ये मेंटल जो है हॉट होने के कारण इसमें जो है ग्रेडियंट बन जाता है और प्लेट्स इसी पे मूव करते हैं, ठीक है। सो द प्लेट्स एक्ट लाइक हार्ड एंड रिजिड सेल कंपेयर टू अर्थ्स मेंटल। दिस स्ट्रॉन्ग आउटर लेयर इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। वोल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक, माउंटेन बिल्डिंग एंड ओशियानिक ट्रेंच फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें जो है हमारे धरती में होती रहती हैं, अकर अलोंग दीज प्लेट बाउंड्रीज, इसलिए जो है ये प्लेट मूव करते रहते हैं एनर्जी रिलीज होने की वजह से। सो द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 0 to 100 mm एनुअली। इतना कम मूवमेंट होता है जिसे आप मीजर भी नहीं कर पाओगे। प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली ओवर द स्टेनोस्फीयर एज a rigid unit. The Eurasian plate has an estimated area of 6 crore 78 lakh square kilometer. It is third largest of the major tectonic plates.
ठीक है, यूरेशियन प्लेट। मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया आर इन यूरेशियन प्लेट, सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ठीक है, कि यूरेशियन प्लेट एक ओशियानिक प्लेट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आएगा अर्थ इंटीरियर से। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अर्थ के इंटीरियर से रिलेटेड है। पहला सवाल कहता है कि डैश आर बिल्ट बाय द लिक्विड एंड सॉलिड रॉक इरप्टिंग फ्रॉम अर्थ इंटीरियर। तो देखिए, अर्थ के इंटीरियर से हॉट मोल्टेन मैग्मा जो है निकलता रहता है, और इससे जो है वोल्केनो, जब ये धरती पे आ जाता है बिल्कुल, तो इसे वोल्केनो फटना कहते हैं और वोल्केनो एक्टिविटी कहते हैं। सो ए वोल्केनो इज़ द मोस्ट कॉमनली ए कोनिकल हिल, कुछ इस तरीके से हिल पे निकलता है ये, और यहाँ पे क्रेटर होता है इसका, और यही क्रेटर से जो है हॉट मोल्टेन मैग्मा निकलता है जिसे वोल्केनो कहते हैं। सो ए वोल्केनो इज़ मोस्ट कॉमनली conical hill or mountain built around a vent that connects with the reservoir of molten rock, जिसे मैग्मा कहते हैं, below the surface of the earth. Molten rock below the surface of the earth that rises in volcanic vents is known as magma, but after it erupts from the volcano it is called lava. जैसे ये निकल जाता है, इस क्रेटर से बाहर निकलता है, तो मैग्मा जो है अब निकलने के बाद लावा कहा जाता है। अगला सवाल देख लीजिए, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस डज द लिथोस्फीयर मूव ओवर द स्थेनोस्फीयर। देखिए, अर्थ के सबसे ऊपरी हिस्से को हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं, उसके नीचे आता है स्थेनोस्फीयर। स्थेनोस्फीयर जो है एक वीक सेक्शन होता है मेंटल का। ठीक है, तो कह रहा है कि थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस डज द लिथोस्फीयर मूव ओवर द स्टेनोस्फीयर। ये जो एक्शन है, इस एक्शन का नाम है प्लेट टेक्टोनिक्स। इस थियरी को अभी हमने डिस्कस भी किया था कि अर्थ जो है डिफरेंट प्लेट्स पे, अर्थ का जो लिथोस्फीयर है डिफरेंट प्लेट्स पे बटा हुआ है, जो कि जिग सॉ पैटर्न में है। ठीक है, और ये मूव करते रहते हैं, हालांकि बहुत कम मूव करते हैं, बहुत कम डिस्टेंस में मूव करते हैं। 0 मिलीमीटर से लेकर 100 मिलीमीटर एक साल में ये मूव करते हैं। सो द लिथोस्फीयर इज द सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग द ब्रिटल अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल एंड क्रस्ट। द स्टेनोस्फीयर अंडरनीथ इट इज द हॉट पोर्शन एंड फ्लेक्सिबल भी होता है, उसी पे ये मूव करते रहते हैं, transferring some of its heat through convection. In this case the molten rock moves towards the cooler section, एक gradient create होने की वजह से। deep crack in the lithosphere through the plate tectonics, this lithosphere move over the asthenosphere. अगला सवाल देखिए, almost 98% of the earth's crust is made up of 8 elements. ध्यान दीजिएगा, 98% जो पोर्शन है अर्थ के क्रस्ट का वो 8 एलिमेंट से बना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अमंग दीज एलिमेंट। तो कार्बन, सिलिकॉन, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से तो बना ही है, सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन ऑक्सीजन का ही है, सबसे कम जो है इसमें कार्बन का है, कार्बन का है ही नहीं लगभग। तो ये जो 8 एलिमेंट है जिससे ये बना है, उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है जिसका मात्रा 46.6% है। सिलिकॉन का मात्रा इसमें दूसरे नंबर पे आता है 27.7%। याद रखिएगा, हम लोग क्रस्ट की बात कर रहे हैं, क्रस्ट किन एलिमेंट से मिल के बना है उससे बात कर रहे हैं। तो उसके बाद आता है एल्युमिनियम 8%, फिर आयरन 5.8%, फिर पोटेशियम जो है 2.8%, फिर कैल्शियम 2.3%, फिर मैग्नीशियम 2.1%, फिर सोडियम 0.3%। अगला सवाल देख लेते हैं, विच जोन सेपरेट्स द क्रस्ट एंड मेंटल। क्रस्ट एंड मेंटल को मोहो जोन जो है, मोहो बाउंड्री भी कहते हैं, सेपरेट करता है। सो द मोहो इज द बाउंड्री बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल। क्रस्ट और मेंटल के बीच की बाउंड्री है। अर्थ को मैंने बताया था कि 3 भागों में बांट दो। अगर आप अर्थ से, धरती से नीचे की तरफ बढ़ोगे, अर्थ एक स्फीयर में है याद रखिएगा, तो सबसे जो बाहरी लेयर आएगा, ऊपरी कह लो बाहरी कह लो,
वो क्रस्ट कहलाता है। फिर उसके बाद मेंटल आता है और सबसे जो अंदर वाला जो ये वाला है वो है कोर। सो मोहो बाउंड्री जो है मेंटल को क्रस्ट से अलग करती है। दिस इज ए डेप्थ वेयर सिस्मिक वेव्स चेंजेस velocity and there is also a change in chemical composition. It has been named as a Mohorovic discontinuity after the name of Croatian seismologist जिनका नाम था एंड्रीजा मोहरोविसिक, जिनका पीरियड था 1857 से 1936 तक। इन्होंने ही इस बाउंड्री को डिस्कवर किया था, तो इन्हीं के सम्मान में इसका नाम मोहो रूबिक जो है डिसकंटिन्यूटी रख दिया गया। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस कॉल्ड? इसे क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट जो होता है वो टॉप मोस्ट लेयर होता है जो कि 5 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक का मोटाई का हो सकता है। सो देख सकते हैं कि अर्थ जो है 4 लेयर्स में बटा हुआ है, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। तो क्रस्ट जो है इट इज़ द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ। इट इज़ ब्रिटल इन नेचर। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज अंडर द ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल एरियाज। ओशियन में जो क्रस्ट का थिकनेस होता है वो कम होता है, 5 किलोमीटर के आसपास होता है। वही जो है कॉन्टिनेंटल एरिया में ये जो है 30 किलोमीटर तक हो सकता है। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर इन द एरियाज ऑफ मेजर माउंटेन सिस्टम। इट इज़ as much as 70 kilometer thick in the Himalayan region. Silica, alumina, lime, iron oxide, magnesium are found in this layer. इसके अलावा बात करें सेकेंड लेयर की तो मेंटल आता है। द लेयर बिलो, जस्ट बिलो क्रस्ट के नीचे आता है मेंटल। द मेंटल एक्सटेंड्स फ्रॉम मोहोज डिसकंटिन्यूटी टू द डेप्थ ऑफ द 2900 किलोमीटर। द थिकनेस ऑफ दिस लेयर इज मोर देन दैट ऑफ द क्रस्ट। मोस्टली सिलिकेट रॉक्स rich magnesium and iron are found in this layer. This layer is in molten state that is also known as magma. हॉट मोल्टेन जो रॉक का मटेरियल होता है उसे मैग्मा कहते हैं। फिर आता है कोर वाला पोर्शन। कोर वाले में भी आउटर कोर। आउटर कोर में कोर जो ये लेयर है दिस इज द लेयर बिलो मेंटल। ठीक है, द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, 5000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। निकेल जो है यहाँ पे पाया जाता है, निकेल। इनर में जो है सेंट्रल लेयर होता है अर्थ का, और यहाँ पे जो है टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ? आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट को हम क्रस्ट कहते हैं, अभी हमने डिस्कस भी किया था। द आउटर मोस्ट लेयर, अगेन सेम क्वेश्चन, आंसर होगा क्रस्ट। अगला सवाल कहता है कि व्हाट इज द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट? तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा 46% होता है। सेकेंड नंबर पे आता है सिलिकॉन। कार्बन तो होता ही नहीं है। करेक्ट आंसर होगा सिलिकॉन। नेम द डेंसेस्ट स्टेबल एलिमेंट नोन ऑन द अर्थ। जो डेंसेस्ट स्टेबल एलिमेंट है अर्थ पे वो है ऑस्मियम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। नेम द डेंसेस्ट स्टेबल एलिमेंट नोन ऑन अर्थ, आंसर होगा ऑस्मियम। सो एट द नॉर्मल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स ऑफ द अर्थ सरफेस, ऑस्मियस जो है वो डेंसेस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है विथ एन एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड यूजिंग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से इसे मेजर किया गया है। डेंसिटी जो इसकी निकली है 22.65 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इट्स सिंबल इज OS एंड एटॉमिक नंबर जो है 76 है। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इन किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर? ओशियन फ्लोर में ये 5 से 10 किलोमीटर की मोटाई का हो सकता है, थिकनेस इसकी इतनी होती है। वही अगर कॉन्टिनेंट पे देखें तो ये 30 किलोमीटर तक मोटा हो सकता है, 25 से 30 तक। तो सही आंसर होगा 5 से 10, आंसर होगा ए। अगला सवाल देखिए, विच इज द मोस्ट एबंडेंट मिनरल इन द अर्थ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट? सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अर्थ के कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में वो है फेल्सपर। हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ फेल्सपर। सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन आर कॉमन एलिमेंट्स इन ऑल टाइप्स ऑफ फेल्सपर
and sodium, potassium, calcium and aluminum etc. are found in a specific feldspar variety. Feldspar has light cream to salmon pink color. It is used in ceramic and glass making में इसे यूज किया जाता है. अगला सवाल देखते हैं. हाफ ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ विच मिनरल. आंसर होगा फेल्सपर. फेल्सपर इसका सही आंसर. अगला सवाल देख लेते हैं. अप्रॉक्सीमेटली व्हाट इज द नॉर्मल रेट ऑफ द टेम्परेचर राइज विथ डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. सवाल फिर से सुनिए. अप्रॉक्सीमेटली व्हाट इज द नॉर्मल रेट ऑफ टेम्परेचर राइज विथ डेप्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. आंसर होगा 1 डिग्री सेल्सियस पर 32 मीटर. ठीक है. हर 32 मीटर जैसे अर्थ से नीचे जाओगे, इंटीरियर की बात की जा रही है, कोई जा नहीं सकता बट ऐसा कैलकुलेट किया गया है, तो 1 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है. तो जियोथर्मल ग्रेडियंट जो होता है, द इंक्रीज इन द टेम्परेचर विद एन इंक्रीज इन डेप्थ is not equal all over the world. On average, the rate of temperature rise with depth from the surface of the interior of the earth is 1 degree per 32 meter. अगला सवाल देख लेते हैं. Which of the following layers is called बेरिस्फीयर. बेरिस्फीयर के नाम से कौन सा लेयर जाना जाता है? ये लेयर है Earth's most internal layer. Which of the following layers is called बेरिस्फीयर. आंसर होगा Earth's most इंटरनल लेयर. अर्थ का जो मोस्ट इंटरनल लेयर है बीनीथ द लिथोस्फीयर इज नोन एज बेरिस्फीयर. इट्स डेप्थ इज अबाउट 2880 किलोमीटर एंड अहेड. इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड इंक्लूड्स बोथ द इनर कोर एंड आउटर कोर एंड इज कंपोज्ड ऑफ निकेल एंड आयरन. द टेम्परेचर ऑफ द बेरिस्फीयर इज ऑलमोस्ट 5500 डिग्री सेल्सियस. अगला सवाल देख लेते हैं. द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप ऑफ द लेयर टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज. द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर. सो लिथोस्फीयर इज द सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ. द लिथोस्फीयर इंक्लूड्स द ब्रिटल अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल एंड क्रस्ट, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ स्ट्रक्चर. Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. It is made up of rocks and minerals and covered by thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plain and valleys etc. Dash is the rigid top layer of the earth. आंसर होगा lithosphere. अभी डिस्कस किया था. The approximate एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है. अप्रॉक्सीमेट एवरेज डेंसिटी जो होती है अर्थ की, वो होती है 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो यहाँ पे देख सकते हैं द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज अबाउट 5.519 पर क्यूबिक ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, while the density of crust is about 3.3 per gram per cubic centimeter. Various evidence related to density show that the Earth's core has the highest density, that is 13.69 gram per cubic centimeter. Next देखते हैं. Which element makes 46.6% of the mass of the Earth crust? आंसर होगा ऑक्सीजन. सबसे ज़्यादा. दूसरे नंबर पे सिलिकॉन, तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम, फिर आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड बाकी सब. अगला सवाल देख लेते हैं. मेजर पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेनली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आयरन एंड सिलिकॉन. आयरन 46.6%, सिलिकॉन मोर देन 25%, यानी कि 27% के आसपास है सिलिकॉन का. देख लेते हैं यहाँ पे 27.7%. अगला सवाल देखते हैं. द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज. करेक्ट आंसर होगा एल्यूमिनियम. मेटल की बात करें तो सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम है, जो कि लगभग 8.1% के आसपास है. उसके बाद आयरन, फिर कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, सब. विथ रेफरेंस टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग. जो इंटीरियर है अर्थ का, उसका रेडियस कितना है? रेडियस है बिल्कुल 6370 किलोमीटर. बिल्कुल सही है. द डीपेस्ट ड्रिल एट कोला इन आर्कटिक ओशन has so far reached
ए डेप्थ ऑफ 12 किलोमीटर, ये भी सही है। रॉक अलोंग ए फॉल्ट टेंड टू मूव इन द सेम डायरेक्शन, ये गलत है। सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, अपोजिट में भी हो सकते हैं, और हॉरिजॉन्टली भी स्लाइड करके निकल सकते हैं। सभी सही है एक्सेप्ट सी। आंसर होगा बोथ 1 and 2 आर ओनली करेक्ट, 3 इज नॉट करेक्ट। अगला सवाल देखिए, विथ रेफरेंस टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इंटीरियर के रिलेटेड समझना है। पहला बोल रहा है कि द अर्थ कोर, कोर यानी कि बिल्कुल इसका सेंटर वाला पार्ट, कोर इज मेड अप ऑफ वेरी हेवी मेटल्स। वेरी हेवी मटेरियल बिल्कुल सही है, हेवी मटेरियल से मिलकर तो बना ही है। द मेंटल एक्सटेंस फ्रॉम मोहोज डिसकंटिन्यूटी टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, ये हमने पहले भी देखा था कि कोर के बाद, क्रस्ट वाला एरिया के बाद फिर मोहो डिसकंटिन्यूटी, और वहाँ से बिलो उसके 2900 किलोमीटर मेंटल, वहाँ तक 2900 किलोमीटर तक मेंटल है। थर्ड देखिए, द मटेरियल इन द अपर मेंटल पोर्शन इज कॉल्ड मैग्मा। हॉट मोल्टन मटेरियल जो होता है उसे मैग्मा ही कहते हैं, बिल्कुल सही है, तीनों सही है, आंसर होगा सी। अगला सवाल देख लेते हैं, अर्थ्स क्रस्ट मेनली कंटेन्स व्हाट। अर्थ क्रस्ट मतलब लिथोस्फीयर की बात करें, लिथोस्फीयर में क्रस्ट और थोड़ा सा पोर्शन और भी आ जाता है, ठीक है। तो अर्थ का जो क्रस्ट है वो मेनली किससे बना है, वो सिलिका से बना है, आंसर होगा सी, सिलिका। लाइक अ स्किन और सीट द क्रस्ट इज अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज 10 to 30 किलोमीटर थिक। वही अगर ओशियन की बात करें तो 5 to 10 है वो ओशियन पे, ठीक है। मेनली कंपोज्ड ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम कॉल्ड सीमा। अगला सवाल देख लेते हैं, द कोर ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज, कोर को जो है हम लोग बेरिस्फेयर भी कहते हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड कोर और बेरिस्फेयर। इट इज अदरवाइज नोन एज ए नाइफ, यानी कि निकेल एंड फेरस दोनों मिलके बनते हैं। निकेल और फेरस से ही बना है कोर हमारा, तो नाइफ भी इसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक होने वाला है लैटिट्यूड। चलिए डिस्कस करेंगे अब हम लैटिट्यूड से पहला क्वेश्चन। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स आर नोन एज, इसे कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। देखिए ये हो गया अर्थ, यहाँ पे जो होता है 0 डिग्री पे आपका होता है इक्वेटर, ये ऐसे पूरा ही ऐसे आता है, ठीक है। फिर एक लाइन आ जाएगी ऐसे जो कि होगी आपकी, ठीक है, अगली, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी। तो जितने भी ये पैरेलल लाइन्स है इसको कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सो आप देख सकते हैं कि ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, ऑफ कोर्स 0 डिग्री पे आएगा 0 डिग्री इक्वेटर, फिर आएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ऐसे करके 90 डिग्री के आसपास आता है टोटल। ऊपर भी 90 डिग्री, नीचे भी 90 डिग्री, टोटल 180 डिग्री में ये होता है, ठीक है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द ईदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्कल, होता ही है क्योंकि ये सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक होगा क्या, ये होगा 1/4 होगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ तक लोगे तो 180 होगा, फिर अगर इसको पीछे भी ऐसे ले लिया तो 180 180 360 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ जो होगा ये होगा 90 डिग्री। Thus 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। यहाँ पे जो लैटिट्यूड होगा ये 90 डिग्री वाला ये होगा नॉर्थ पोल, यहाँ पे जो होगा बिल्कुल इंड पे ये होगा साउथ पोल, ठीक बात है। इसके बीच में कुछ 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, बहुत इम्पॉर्टेंट। जैसे ये है 0 डिग्री पे इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे जाओगे तो आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ पे आओगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा अगर आप फर्दर 66.5 डिग्री पे जाते हो तो ये आता है 66.5 डिग्री पे आर्कटिक सर्कल आता है, और इधर 66.5 डिग्री नीचे आओगे साउथ में तो अंटार्कटिक सर्कल आता है।
तो ये 4 जो है ये बहुत और इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द आर्कटिक सर्कल। अभी हमने बात की थी, यहाँ पे देखिए आपको समझ में आएगा। ये जो 4 मैंने बताया, एक तो 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, फिर यहाँ पे ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 66.5 डिग्री नॉर्थ पे ही है आर्कटिक सर्कल। अगर आप 23.5 डिग्री साउथ आते हैं तो ये आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और 66.5 डिग्री अगर साउथ आते हैं, 66.5 डिग्री साउथ आते हैं तो अंटार्कटिक सर्कल आता है। अगला सवाल देख लेते हैं, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ अर्थ्स इक्वेटर। इसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। जो एंगुलर डिस्टेंस की बात करते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर से यहाँ पे मान लो 1 डिग्री चले गए आप, ये जो एंगुलर डिस्टेंस बना ये होगा लैटिट्यूड। नॉर्थ और साउथ में हमेशा याद रखिएगा, ईस्ट वेस्ट में लॉन्गिट्यूड आ जाता है, नॉर्थ साउथ में हमेशा लैटिट्यूड आता है। सो द लैटिट्यूड डिनोट्स ए geographical coordinate of a place located on the surface of the earth and is angular distance of that point, that is north or south of the equator, measured with respect to the center of the earth. Its value is 0 at equator and 90 degree at the poles. अगला सवाल देखते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करें तो ये क्या है पूछा है, मैग्नेटिक मेरिडियन इज अ व्हाट। तो मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है, इट इज़ अ प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ ऑफ द अर्थ। मैग्नेटिक जो नॉर्थ और साउथ है वो नॉर्मल नॉर्थ और साउथ से अलग होता है, तो यहाँ से एक प्लेन पास करा दो, इसे मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। So the vertical plane passing through the magnetic north and magnetic south of the earth is called magnetic meridian. The earth's magnetic field act in the direction of magnetic meridian. अगला सवाल देख लीजिए, what does the 66.5 degree south latitude marks? What does the 66.5 degree south latitude, तो इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, सॉरी 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं, जैसा कि आपको इसमें मैंने दिखाया था, ये 66.5 डिग्री जो है साउथ जो है अंटार्कटिक सर्कल को डिनोट करता है। अगला सवाल देख लेते हैं, 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल टू व्हाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। 1 डिग्री लैटिट्यूड अगर आप बढ़ते हो, इसका मतलब आप 111 किलोमीटर का डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ में जिधर भी आप जाते हो कवर करते हो। सो द लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर ऑन द ग्लोब। द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आर 180 + 1, ठीक है, इंक्लूडिंग इक्वेटर, 90 ऊपर 90 नीचे प्लस इक्वेटर। 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड नियरली इक्वल्स टू 111 किलोमीटर and meet at different places due to the geoid shape of the earth. It is denoted by phi sign. Now question from longitude. International date line passes through which ocean? इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, जिसे हम ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं, ये कहाँ से पास होता है, किस ओशियन के मिडिल से पास होता है? आंसर होगा पैसिफिक ओशियन के मिडिल से पास होता है। सो द इमेजिनरी लाइन जो है, देखिए अगर मान लीजिए आपने अर्थ ऐसे लिया तो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसे हमने ग्रीनविच मीन से लिया हुआ है, और ये पैसिफिक ओशियन के बीच से गुजरता है। सो द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड is called the international date line. This line passes through the mid-Pacific Ocean. The line results in the changing of dates. The line was established in 1884 by the conference which took place in Washington. Now next topic is equinox and equator. Through which of the following countries does the equator not pass? ये है अर्थ और 0 डिग्री पे इक्वेटर है, तो किस कंट्री से पास नहीं होता है? सही आंसर होगा थाईलैंड से पास नहीं होता है, बाकी गैबोन, युगांडा और इंडोनेशिया से पास होता है।
सो द इक्वेटर पासेस थ्रू 13 कंट्रीज। इक्वाडोर है उसमें, कोलंबिया है। इक्वेटर जो है 3 कंट्रियों से पास होता है, 13 कंट्रियों से। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम, प्रिंसाइप, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से भी होकर गुजरता है, युगांडा से गुजरता है, केनिया से गुजरता है, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरीबाती से होके गुजरता है। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर। इक्वेटर के पास जो है पिग्मेलियन पॉइंट जो है लोकेटेड है। बाकी ये सब हम जानते हैं, ये सब इंडियन पॉइंट है, जैसे कन्याकुमारी, रामेश्वरम। तो ये सब तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए भारत जो है इक्वेटर के ऊपर बिल्कुल पड़ता है, यहाँ पे है नॉर्थ ईस्ट में, तो इक्वेटर का कोई पार्ट इसमें इक्वेटर पर नहीं आएगा। पाइगमेलियन पॉइंट ऑल्सो नोन एज इंदिरा पॉइंट जो है, इट इज़ लोकेटेड इन ग्रेट निकोबार आइलैंड। दिस इज इंडियाज साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑल्सो विच इज़ लोकेटेड नियर द इक्वेटर। बाकी कोई भी ये कन्याकुमारी रामेश्वरम नहीं है। द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा कॉल which is in Jammu and Kashmir. The easternmost point is Kibithu, which is in Arunachal Pradesh, and westernmost point is Guhar Moti. अगला सवाल देख लेते हैं, which imaginary line located at 0 degree latitude divides Earth into northern and southern hemisphere? इसका नाम है इक्वेटर। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर कहते हैं, जो कि अर्थ को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ में बांट देता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में। अगला सवाल देखिए, व्हेन डज द सन साइंस वर्टिकली ऑन द इक्वेटर। सवाल फिर से देखिए, व्हेन डज द सन साइंस वर्टिकली ऑन द इक्वेटर। तो ये ट्वाइस अ ईयर ऐसा होता है, एक बार ये 21 जून को संभव होता है और एक बार 22 दिसंबर को। तो सन साइंस वर्टिकली ओवर इक्वेटर ट्वाइस अ ईयर एंड दैट इज़ नोन एज इक्विनॉक्स। ये 21 जून को एक बार होता है, जब ये बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर साइन करता है, वाइल 22 दिसंबर को वर्टिकली ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर साइन करता है। अगला सवाल देखिए, इक्विनॉक्स अकर्स व्हेन द सन इज वर्टिकली ओवर इक्वेटर। इक्विनॉक्स इज ए कंडीशन इन विच द सन इज वर्टिकली ओवर या फिर अबव इक्वेटर। ड्यूरिंग दिस टाइम द ड्यूरेशन ऑफ डे इक्वल्स ड्यूरिंग द नाइट। ड्यूरेशन ऑफ नाइट और डे दोनों 12-12 घंटे के होते हैं। दिस अकर्स 2 टाइम्स इन ईयर। 21 मार्च को ये होता है, जिसे हम स्प्रिंग कहते हैं। 23 सितंबर को होता है ये ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं। व्हाट आर इक्विनॉक्स डेज। इक्विनॉक्स में डे और नाइट दोनों बराबर होते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा व्हेन डे एंड नाइट आर बोथ इक्वल, 12-12 घंटे का। अगला सवाल देखिए, व्हेन डज द एंटायर अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड नाइट। तो इक्विनॉक्स में ये ऐसा संभव होता है, इक्विनॉक्स में। अगला सवाल देखिए, इक्वल डे और नाइट इन बोथ हेमिस्फीयर इज ऑन। तो ये 2 दिन होता है, एक तो 21 मार्च को होता है और दूसरा 23 सितंबर को होता है। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को ये होता है। अगला सवाल देखिए, डैश सीजन इज व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड द इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर होगा तो होता है ये स्प्रिंग। सन जब होगा इक्वेटर के ऊपर तो ये जो है इसको होता है स्प्रिंग में, जो कि वर्नल इक्विनॉक्स होता है, समर सीजन में होता है बेसिकली। अब देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर सवाल। पहला सवाल, विच इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास होते हैं, और ये होता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऊपर। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है, इक्वेटर भी पास होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होता है, तीनों। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि 23.5 डिग्री साउथ है, पासेस।
तो ये पास होता है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी, ब्राज़ील और चिली, तीनों सही है, आंसर होगा डी, तीनों के ऊपर ये पास होता है। इसके अलावा इन तीनों कंट्री के अलावा मोजाम्बिक के ऊपर, मैडागास्कर के ऊपर, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, इन सब के ऊपर भी, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, इन सब के ऊपर भी पास होता है। अगला सवाल देखिए, ट्रॉपिक ऑफ डैश पासेस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ये जो है भारत को लगभग बीचों बीच ये पास करता है, हालांकि इक्वली नहीं है, और ये जो है 8 स्टेट से होकर गुजरता है, जो कि बार बार पूछा जाता है। हम जानते हैं सबसे पहले कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि भारत को बीचों बीच लगभग काट देता है, और ये 8 स्टेट से होकर गुजरता है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आता है। अगला सवाल देखिए, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो इन 8 में से जिसमें से नहीं जाता है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश साउथ में है, तो ये साउथ में होके नहीं जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट इंडिया के बीचों बीच होके जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। अब कुछ सवाल देख लेते हैं डे और नाइट से रिलेटेड। सवाल नंबर 1, ऑन विच डेट इज इंडिया लाइकली टू एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे। शॉर्टेस्ट डे जो होता है भारत में वो होता है सर्दियों में, तो 22 दिसंबर को ये होता है, जब विंटर सोलिस्टाइस का पीरियड होता है। विंटर सोलिस्टाइस के पीरियड में 22 दिसंबर को जो है शॉर्टेस्ट डे होता है। समर सोलिस्टाइस में लॉन्गेस्ट डे होता है, जो कि 21 जून को होता है। तो विंटर सोलिस्टाइस में क्या होता है कि जो सन का पोजीशन होता है, सन का जो पोजीशन होता है ये नॉर्थ में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो विंटर सोलिस्टाइस में जो है डे शॉर्टेस्ट होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लॉन्गेस्ट डे होते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में। ऑल्सो सन स्टार्ट्स इट्स जर्नी टुवर्ड्स नॉर्थ बेटर नोन एज उत्तरायण। समर सोलिस्टाइस में क्या होता है, 21 जून को ये होता है सबसे पहले। लॉन्गेस्ट डे होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और शॉर्टेस्ट डे होते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में। एज इंडिया इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सो 22 दिसंबर को जो होता है वो शॉर्टेस्ट डे होता है भारत में। अगला सवाल देख लेते हैं, द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अकर ऑन। तो ये 21 जून को होता है। लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 21 जून। 21 जून मार्क्स द विंटर सोलिस्टाइस इन, अच्छा 21 जून को साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोलिस्टाइस होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये समर सोलिस्टाइस होता है, ठीक है। So 21 June marks as the winter solstice in summer hemisphere, while usually being designated as the summer solstice in northern hemisphere. During this time, sun is vertically over the Tropic of Cancer. अगला सवाल देखते हैं, On which day does the summer solstice occur in northern hemisphere? तो ये 21 जून को होता है, करेक्ट आंसर होगा 21 जून। Where is duration of the day and night on the earth are almost equal? तो ये जो होता है ये इक्वेटर पे होता है। इक्वेटर पे इक्विनॉक्स होता है, तो ऑलमोस्ट इक्वल डे और नाइट होते हैं यहाँ पे। अब देखेंगे टाइड और ईब से रिलेटेड सवाल। जब लहरें ऊपर उठ जाती है इसे टाइड कहते हैं, जब लहरें दब जाती है इसे ईब कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ टाइड्स। टाइड्स का मेन कॉज है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। धरती के ऊपर जो ये फोर्स लगा के पुल करते हैं, इससे जो है धरती पे टाइड और ईब आता है। सो टाइड्स रेफर्स टू द साइक्लिक राइज एंड फॉल ऑफ द सी वाटर। द टाइड्स आर कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड द सन ऑन अर्थ। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून causes high tide and low tide in sea. स्प्रिंग टाइड अकर व्हेन। स्प्रिंग टाइड कब होता है, ये होता है व्हेन द मून एंड सन, व्हेन द मून द सन एंड अर्थ आर इन द सेम लाइन। होता क्या है, जब
स्प्रिंग टाइड आती है तो यहाँ पे है आपका अर्थ, यहाँ पे मून होगा, यहाँ पे सन होगा, तो एक लाइन में होंगे ये तीनों। व्हेन द इसके अलावा एक नीप टाइड आता है, नीप टाइड में जो है वो अलग कंडीशन हो जाता है। सो व्हेन द सन मून एंड अर्थ आर इन ए स्ट्रेट लाइन, a high tide is formed and termed as a spring tide. The spring tide occurs twice a month, one on full moon period and another during the new moon period. The spring tide is also known as king tide. अगला सवाल देखते हैं, विच कंट्री हैज़ 40% एरिया बिलो सी लेवल ड्यूरिंग हाई टाइड? आंसर होगा नॉर्वे, नीदरलैंड, नीदरलैंड सही आंसर होगा इसका। Which country has 40% area below sea level during high tide? आंसर होगा नीदरलैंड। So Netherlands has been designated as low land in Europe. Netherlands has included some coastal land in its territory by making large dams in northern sea. Such type of land is called polders. During tides, 40% of Netherlands gets threatened of being submerged into water. Usually big dikes are mostly found in the Netherlands. अगला सवाल देखते हैं, द टाइड्स इन द सी आर प्राइमरली ड्यू टू व्हाट? इट इज प्राइमरली ड्यू टू द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून एंड सन ऑन अर्थ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा एक्चुअली मून ही होगा मेन, तो आंसर होगा डी। The process of rising of seawater up to a height and returning back is called tide. This process not only affects ocean and sea but of course makes impact on everybody, which follows the law of gravitation. The gravitational force of earth, moon and sun result in the formation of tide, but indeed moon is somewhat more closer to the earth. That is why it is taken as the main responsible factor for the genesis of tide. अगला सवाल देखते हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमिनन ऑफ टाइड्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, क्योंकि नज़दीक है काफ़ी ज़्यादा अर्थ के। सन का भी है लेकिन सन काफ़ी दूर है, तो मून सही आंसर होगा। इफ ए कोस्टल एरिया इज अफेक्टेड बाई हाई टाइड एट 5 AM ऑन ट्यूजडे, इट शुड नॉर्मली एक्सपीरियंस नेक्स्ट टाइड एट व्हाट टाइम? आंसर होगा एट 5:25 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन आर नीप टाइड्स फॉर्म्ड? नीप टाइड जो होते हैं वो बनते हैं कब? जब सन और मून राइट एंगल में होते हैं अर्थ के। यहाँ पे है अर्थ, सन यहाँ पे है और मून यहाँ होगा, तो ये राइट एंगल पे होते हैं। ये है सन, ये है मून और ये है अर्थ। अगर राइट एंगल पे हैं, ठीक है, राइट एंगल पे हैं दोनों, तब जाके बनता है नीप टाइड। आंसर होगा ए। अब अगला टॉपिक आएगा रॉक।